स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यस के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या किस तरह की डेवलपमेंट्स आगे आने वाले समय में रहने की संभावना है। हमारे साथ रमन छाबड़ा चेयरमैन है यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के यस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमन जी। राजेश गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजत ग्रोवर सचिव हैं यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव गोयल हमारे साथ हैं, सह सचिव हैं यस से। मनीष गर्ग जो कि कोषाध्यक्ष हैं यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के यस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यस के पीछे उद्देश्य क्या रहा और किस तरह के सहयोग की उम्मीद यस करता है। शुक्रिया सोनल। जैसा कि सोनल ने बताया कि आज हम इस सत्र में यस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अभी ये अपना उद्योग जगत में क्या योगदान दे रहा है और साथ ही क्या उम्मीदें भी सरकार से हैं ताकि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। जो मोटिव लेकर यस आगे चल रहा है उसको पूरा किया जा सके। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस सत्र में हैं और आज इन 5 खास मेहमानों से यस को पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रजत ग्रोवर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ, माइक आप ले लीजिए। 2021 में आपकी संस्था बनी और लगभग अभी मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो 160 के आसपास मेंबर्स आपके यहाँ हैं। आखिर इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और आपने 2 साल पहले जब इसको बनाया तो 2 साल बाद आप यस को कहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पर आने का न्योता दिया और आज हम यहाँ पर अपने शहर की बात रख सकते हैं जी। तो सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी यस बनाने का जो उद्देश्य था वो जैसे कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि पानीपत इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है टेक्सटाइल्स के लिए, और इसके अंदर जो यहाँ का युवा है, जो सेकंड जनरेशन के एक्सपोर्टर्स हैं, जो यूथ है, वो कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ था। पर्सनल फ्रेंडशिप्स, रिश्तेदारी, मोहल्ला एरिया, उस हिसाब से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था इस यूथ के पास जहाँ पर आकर वो मिल सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें अपने रिसोर्सेज को लेकर, मार्केट को लेकर, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर। कई मुद्दे हैं जो अभी धीरे धीरे हम अलग अलग उसमें बताएंगे। तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इस यस एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, जो यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है, इसका गठन किया गया था। चलिए, यस के चेयरमैन रमन जी भी हमारे साथ हैं। रमन छाबड़ा जी, लास्ट ईयर भी हमने पानीपत में कॉन्क्लेव किया था, तब भी इस तरीके की बातें सामने आई थी कि मंदी का दौर चल रहा है और अभी भी कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और मंदी से उबर क्यों नहीं पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। मैं आपको बताऊंगा कि 2021-22 का जो समय था कोरोना का, वो आज तक की पीक ईयर गया। उसमें जो हमारे मेजर ट्रेड पार्टनर थे, अमेरिका था, यूरोप था, उन्होंने बहुत बड़ी बाइंग की और उसके चलते वहाँ पे कुछ ओवर स्टॉक की तरह से बाइंग हो गई। एक तो उसकी क्लियरेंस में बहुत समय लगा। उसके बाद अमेरिका हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है, वहाँ पे आप सुन ही रहे होंगे दिल्ली की बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, 3 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत बड़ी है। इसके चलते वहाँ पे जो बाइंग है वो भी थोड़ी स्लो है। खाने पीने की चीज़ें लगभग 30% महंगी हो चुकी हैं। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। जो हमारा दूसरा मेजर ट्रेड पार्टनर है वो यूरोप है। यूरोप में भी यूक्रेन और रशिया की वार चलते बहुत समय हो गया है। उसके चलते भी बहुत रिसेशन का दौर रहा है और आज लगभग 1.5 साल हो गया कि हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि इसको कैसे मंदी से बाहर निकला जाए, उसके क्या तरीके हैं, तो उसमें गवर्नमेंट नो डाउट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन स्टिल अगर हमें इस मंदी से बाहर निकलना है, और मैं सबसे पहले तो बात करूंगा, गवर्नमेंट ने 2030 के लिए 2 ट्रिलियन इकॉनमी का FTP में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक विज़न रखा है। उस विज़न को अचीव करने के लिए कई ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे ना केवल हम मंदी से बाहर निकल आएंगे, बल्कि ना केवल मंदी से बाहर निकल आएंगे और उसके अलावा हम और भी जो विज़न है उसको 2030 का, उसको भी अचीव कर सकते हैं। उसमें जो पहला है वो है
टेक्सटाइल पार्क की बात मैं करूँगा। पानीपत एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, स्पेशली टेक्सटाइल के लिए। दुनिया से जो लोग हैं यहाँ पे बाइंग के लिए आते हैं, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ बाइंग के लिए आते हैं। और डोमेस्टिक की 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ की और एक्सपोर्ट की 20,000 करोड़ की पानीपत टर्नओवर करता है। तो यहाँ पे एक टेक्सटाइल पार्क की रिक्वायरमेंट बहुत समय से पहले से चली आ रही है। हमारे जो सांसद संजय जी हैं, इन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था और उसके वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और हम भी उनको याद दिलाते रहते हैं। तो पीछे 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किए, उसमें से एक यूपी में था, एक महाराष्ट्र में था, एक एमपी में था। इस तरह से 6 या 7 टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किए थे। पानीपत में उसको स्पेस नहीं मिला। उसकी वजह बताया गया कि शायद यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भूगोलिक स्थिति है, उसमें ये सूट नहीं बैठता, क्योंकि किसी भी टेक्सटाइल पार्क को बनाने के लिए 1000 एकड़ की लगभग लैंड की जरूरत होती है, जिसमें पानीपत फिट नहीं बैठता। तो मैं आपके माध्यम से जो इस विषय को उठाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है पराग जी। ये बात ठीक है कि 1000 एकड़ लैंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया है, वो है पीपीपी मॉडल, पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। उसके अंदर एक 250 एकड़ तक, 50 एकड़ से लेके 250 एकड़ तक मिनी टेक्सटाइल पार्क लगाने का एक प्रोविज़न आया है, जिसका पहला टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में आने जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। उसमें क्या है, उसमें लगभग जो पीपीपी मॉडल है, गवर्नमेंट ने कोई भी अगर एमएसएमई उसमें जाके उसमें एक पार्क बनाना चाहे तो एक तो 50 एकड़ से 250 एकड़ का लैंड अवेलेबल हो जाता है। 1000 एकड़ वाकई बहुत बड़ा लैंड होता है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट हम जो वहाँ से मिल रही है, जो हम यहाँ चाहते हैं, जो लैंड बिल्डिंग और उसके ऊपर जो मशीनरी है, उसके ऊपर एक कैपर लगा के, चाहे वो 20 करोड़ का हो, चाहे वो 30 करोड़ का हो, कम से कम 30 से 40% की उसके ऊपर जो एक रिबेट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग एक इंकरेजमेंट होगी, लोग उसमें जाएंगे और मोटिवेट होंगे। और एक तो हम मंदी से निकलेंगे। मंदी से कैसे निकलेंगे? आज लॉजिस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन तो कहीं हो रही है, पैकिंग कहीं हो रही है, उसकी डाइंग कहीं हो रही है, तो उसमें बहुत बड़ा एक जो बीच में फासला तय करना पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर डाइंग हो रही है, 10 किलोमीटर दूर से यान आ रहा है, फिर वो वीविंग होने कहीं और जा रहा है। तो जब वो एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें वो सब चीज़ें लॉजिस्टिकली वो इकोनॉमिकल हो जाएंगी और हम ग्लोबल मंदी से जो ग्लोबल कम्पिटिटिव भी रहेंगे उसमें। मनीष गर्ग साहब, चूंकि आप यस के कोषाध्यक्ष हैं, तो सवाल भी मेरा उसी तरीके का आपसे रहेगा। चूंकि पानीपत का जब हम नाम लेते हैं तो एक्सपोर्टर के तौर पर हम देखते हैं इसको, कैसे इसको और हम बढ़ा सकते हैं थैंक यू एक्सपोर्ट को? पराग, बेसिकली अगर हम लोग पूरे पानीपत को स्टडी करें तो मेरा पानीपत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में एक बड़ा मेजर शेयर रखता है जी। जैसे रमन जी ने मेरे शेयर किया कि 60,000 के करीब हम लोगों का 60,000 करोड़ हमारा ईयरली बिजनेस डोमेस्टिक का है और 20,000 के करीब हम लोग एक्सपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। और जो टोटल टर्नओवर में है पानीपत की इंडस्ट्री, अगर हम लोग पिछले टाइम के शेयर अपने भदोही, आगरा, जयपुर, अदर बेल्ट जो टेक्सटाइल बेस्ड थी, पानीपत की टर्नओवर हमारी डे बाय डे हर साल हर ईयर ग्रोथ की तरफ है, टूवर्ड अपवर्ड ट्रेंड है। कोरोना पीरियड के बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी एंड ऑफ दिस ईयर जो हमारे को यूएसए से अपने कस्टमर से जो एक व्यू और उनकी थॉट्स मिलती है कि सितंबर अक्टूबर तक दे आर एक्सपेक्टिंग टू रिलीज देयर इन्वेंट्री एंड उसके बाद हम लोगों को कोई ना कोई एक फ्रेश ऑर्डर, नई मूवमेंट और नया वॉल्यूम मिलने की पूरी उम्मीद हम लोग लेके बैठे हैं। ठीक है, राजेश गुप्ता जी, चूंकि अभी पार्क का जिक्र कर रहे थे, मिनी पार्क का जिक्र कर रहे थे, अगर ये आता है तो कितना फ़ायदा इससे आप लोगों को होगा? इसका पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसका फ़ायदा बहुत होगा, सारे एक्सपोर्टर्स का एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जी। डाइंग सेक्टर, जितने भी डाइंग यूनिट्स हैं सभी जगह लगेगी। मशीनरी गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे कि जितनी भी मशीनरी है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, क्योंकि हमें कुछ भी काम कराना पड़ता है, कुछ इन हाउस है, कुछ हमें आउटसोर्सिंग करना पड़ता है। अगर ये पार्क आ जाता है तो ये एक ही जगह पे सारी मशीनरी अवेलेबल होगी और हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। संजीव जी, आपसे आखिर में, चूँकि बहुत चीज़ें यस के बारे में भी समझने को मिल रही हैं और बहुत सारे सवाल भी जहन में आ रहे हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं
बेहतरी के लिए वो तो अच्छा है, मगर क्या उम्मीद आप लोग सरकार से कर रहे हैं ताकि और बेहतर कर पाएँ? गवर्नमेंट इस टाइम हमारे लिए, हम उनसे रिक्वेस्ट तो ये कर रहे हैं कि हमें बिज़नेस के लिए लैंड दे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो इस टाइम पानीपत में हमें दिक्कत आ रही है वो ये है कि प्रॉब्लम्स लैंड की तो है ही है, इंसेंटिव्स की है, तो आई थिंक सो इस पर हमें बेनिफिट मिलेगा जो गवर्नमेंट हमें देगी। एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमें जो भी हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, हमें एक फर्म को एक डोमेस्टिक मिलती है और एक एक्सपोर्ट अब्रॉड के लिए मिलती है। तो लेकिन एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत जगह एग्जीबिशन लगती है, या अमेरिका लगती है, यूरोप में लगती है और ऑस्ट्रेलिया लगती है। तो एक एग्जीबिशन का बहुत खर्चा है, तो हमें और उसका बहुत कम अमाउंट गवर्नमेंट हमें देती है, फिक्स किया हुआ है। तो गवर्नमेंट से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक फर्म को दो डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल उनको सब्सिडी दी जाए। ठीक है रजत जी, एक स्वावलंबी भारत ये योजना है, उसको आप कैसे देख रहे हैं और उससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी के नाम से हमारी हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है, जिसमें वो टेक्सटाइल जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहती है, और उसके तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा उसमें सब्सिडी का पार्ट रखा है, और जो कि एक बहुत ही वेलकम मूव है मैं कहूँगा, क्योंकि हमारी इस बेल्ट में, हरियाणा की बेल्ट में, ये इस तरह की इंडस्ट्री का स्कोप तो बहुत है, लेकिन अभी तक ये इंडस्ट्री पनप नहीं पाई है। महाराष्ट्र, गुजरात में ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो हरियाणा सरकार की बड़ी अच्छी विजन थी यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी लाना, और उसमें आई थिंक 40% तक की सब्सिडी उन्होंने देने की बात करी है, क्योंकि सेटअप करता है इंडस्ट्री। लेकिन उसमें एक छोटी सी उन्होंने एक कमी ये रखी है कि उस इंडस्ट्री का जो नंबर है वो बहुत थोड़ा रखा है, सिर्फ 84 आइडेंटिटीज़ को वो सब्सिडी देंगे जी। इतने बड़े स्टेट में और विकासशील स्टेट है, सिर्फ 84 तो बहुत थोड़ा नंबर है। इसको उन्होंने बढ़ाना चाहिए, इसे ओपन करना चाहिए, चाहे उसमें कैप लगा दें कि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 40% मिलेगा, या कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें कम मिलेगा, बट वो नंबर बढ़ना चाहिए। दूसरा, एक मैं हरियाणा सरकार की बात कर रहे थे, तो इस माध्यम से सबसे पहले तो हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इस नई पॉलिसी के अंदर उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर जो मिलने वाली फ्रेट सब्सिडी है वो पिछले 2-3 साल से बंद हो गई थी। हम लोगों की यस की लगातार डिमांड सरकार के पास जा रही थी। कुछ समय पहले यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी पानीपत आए थे, उनका प्रोग्राम हुआ था, हमने उसमें मांग रखी थी, तो वो उन्होंने हमारी मांग कबूल कर लिया और उसको नोटिफाई कर दिया गया है। और इस साल से हमारे को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर जो सब्सिडी है सरकार देती है, 20 लाख रुपए की सब्सिडी उन्होंने हर यूनिट को देने का ऐलान कर दिया है, जो कि उसके लिए हम आपके थ्रू धन्यवाद भी करना चाहते हैं। चलिए, मनीष जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं अध्यक्ष जी के पास जा रहा हूँ। हाँ पराग जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे मेक इन इंडिया के बाद हमारी सरकार की एक मूवमेंट स्वावलंबी भारत की हुई, तो उसमें हमारी सरकार की पहल ये है कि हमने एम्प्लॉय ना क्रिएट करके एम्प्लॉयर क्रिएट करने हैं, कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल से स्टूडेंट्स निकले उनमें इस तरह का इंस्पिरेशन और इस तरह का हो, जिसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर जो हमारी यूनिट्स चल रही हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में वो लोग हमारे एज ए फैक्ट्री में हम लोगों को ज्वाइन करें। हमारे कोई भी एक म्यूचुअल डिस्कशंस या आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे कोई सेमिनार्स में एज ए की स्पीकर्स हमारी एसोसिएशन वहाँ इन्वॉल्व रहे, सो दैट एक यंग जनरेशन में अपने लेवल पे अपने उस फंड से, गवर्नमेंट से, बैंक से लेके एक नई यूनिट को सेटअप करने का एक हौसला और जज्बा उसके अंदर डेवलप हुआ। चलिए चावड़ा साहब, पीएलआई स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं, उससे फ़ायदा आपको क्या मिल सकता है? ऐसा है, पीएलआई स्कीम 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। उसमें 1,97,000 करोड़ रुपए का 5 साल का बजट सरकार की तरफ से रखा गया था, और उसमें से 7-8 सेक्टर उसमें से लिए गए थे, जिसमें से 4 या 5 सेक्टर्स ने उसमें अपनी ग्रोथ दिखाई है। अब हम काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, हमने ईपीसीएच मत के जो डीजी रिकेश कुमार जी है उनके माध्यम से भी अपनी इस अपील को उसको सेंटर लेवल तक पहुंचाया, और हम ये चाह रहे थे कि जो पानीपत का जो प्रोडक्ट है उसको भी इसमें ऐड किया जाए। लेकिन चार और जो सेगमेंट्स हैं उसमें से ले लिए गए हैं, जिसमें से एक न्यू एज बाइक है, जिसमें एक लेदर है, और 2 और भी है ऐसे सेगमेंट है जो लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें नहीं, इसको पानीपत को शामिल नहीं किया गया। देखिए, पानीपत की जो इंडस्ट्री है वो नॉट पानीपत की टेक्सटाइल की जो ट्रेड है वो सेकंड लार्जेस्ट जो जॉब जो देता है वो टेक्सटाइल देता है।
तो पानीपत पे का इस पे पूरा हक बनता है कि इसको इसमें शामिल किया जाए। इसके मिलने से किसी भी जिस प्रोडक्ट पे ये मिलेगी उसके ऊपर 6 से 8% का फ़ायदा मिलेगा, उसका इंसेंटिव मिलेगा। उसके इंसेंटिव मिलने से हम ग्लोबली कम्पिटिटिव रहेंगे और कम्पिटिटिव होने पे से हम माल को ज़्यादा बेच पाएंगे, जिससे ना केवल जॉब क्रिएशन होगी बल्कि फॉरेन रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे उस पर आएगा। रमेश गुप्ता जी, अभी जो छाबड़ा साहब ने बातें कही हैं, इससे आप कितना एग्री कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा फायदा होगा अगर इस स्कीम में पानीपत को भी शामिल कर लिया जाता है? तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने में आप कैसे इसको देख रहे हैं, कितनी मददगार ये हो सकती है? एक्सपोर्ट बढ़ाने में 1.5 गुना तक जा सकते हैं। इसके बारे में चलिए मनीष जी आप ही बताएं। हाँ, जो भी ये अभी चेंजेज आने वाले हैं, इससे कम से कम हम लोग 1.5% 1.5 गुना तो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसका शेयर मेरे पानीपत को, मेरे हरियाणा को, मेरी कंट्री को मिलेगा। अगर हम देख रहे हैं पिछले वाले टाइम में कि जितना यूएस और यूरोप का कस्टमर था इस कोरोना वाली आपदा के बाद, जो हम सब ने मिलकर झेली है और हम ही नहीं पूरे देश और संसार ने झेली है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात कर लूँ तो चाइना की आइटमों को लेकर अब वो लोग ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर मेरे को इंडिया की मार्केट दे सके तो एवरी बायर इज वेरी मच विलिंग टू बाय फ्रॉम अस। चलिए गोयल साहब से भी मैं एक सवाल इसी पर ले लूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ सरकार की ओर से किया जा सकता है जिसकी उम्मीद आप लोगों को है, और साथ ही आप लोग भी अपने स्तर पर क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से ताकि एक्सपोर्ट और बढ़ पाए? देखो, सरकार तो हमारे लिए बेनिफिट्स कर ही रही है, बट अभी हमने जो यस का एक ग्रुप बनाया है जिसमें सारे एक्सपोर्टर्स हैं जी, उससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हमने सबने मिलकर, जो पहले हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे, व्यूअर्स हम अपनी बातें शेयर नहीं करते थे, तो छुप के रहते थे कि ये प्रोडक्ट नहीं बताना है, तो हमने अपने आप को एक ग्रुप बनाने के बाद लोग सब शेयर करते हैं, प्राइस को और कॉम्पिटिटिव लेके आ रहे हैं, तो उससे हम सबको एक बेनिफिट्स मिल रहा है। गवर्नमेंट से हमें जो बेनिफिट मांग रहे हैं कि लैंड के लिए बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स के लिए, वो हमें मिलने की कोई शुरुआत हो रही है। थैंक यू। छाबड़ा साहब, एफटीए को भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब योजनाओं का जिक्र हो रहा है तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं और कितना ज़्यादा बेनिफिट इससे आपको मिलेगा? ऐसा है, एफटीए इस टाइम जो नीड ऑफ द आवर है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो एफटीए मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी, मैं आपको एग्जांपल देके एक बात करना चाहूँगा। जूट का जो प्रोडक्ट है, पहले हम जूट नहीं बनाया करते थे, अब हम जूट भी बनाते हैं। जूट इंडिया भी बनाता है, जूट बांग्लादेश भी बनाता है, लेकिन जब वही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी 100% में जब सेम होता है, जब उसको सेल करने के लिए यूरोप में या अमेरिका में जाते हैं, स्पेशली मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ सेल करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 6% ड्यूटी लग जाती है, 8% ड्यूटी लग जाती है, जबकि बांग्लादेश के प्रोडक्ट के ऊपर 8% या 6% ड्यूटी नहीं लगती। उसकी वजह है कि दे आर हैविंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और हमारे पास नहीं है। अगर ये हमारे पास हो तो हम अपने प्रोडक्ट को, वो अभी हम काफ़ी सारा बिजनेस बांग्लादेश से तोड़ के यहाँ ले आए हैं, हम इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे और भी साझा करना चाहूँगा कि हमारी इसमें कोई शक या कोई दो राय नहीं है, हमारी सरकार एफटीए के ऊपर बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रही है। लास्ट ईयर यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे एफटीएज हो गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान को फ़ायदा मिला है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पानीपत, मैं जनरल इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसको फ़ायदा हुआ है। इस साल भी कनाडा और यूके इसके एफटीए होने के हम बहुत करीब हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ईएफटीए, जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी एक यूनियन बनी हुई है। दे आर अराउंड 37 कंट्रीज़ और 40 कंट्रीज़, उन्होंने यूनियन बना रखी है। हमारी सरकार के प्रयास चल रहे हैं कि हम उनके साथ भी इस ट्रेड एग्रीमेंट को क्लियर कर पाएँ। अगर ये क्लियर कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और जो भारत सरकार ने 2030 का 2 ट्रिलियन का सपना देखा है, हम उसको जरूर अचीव करेंगे इसके साथ। रजत जी, सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर किसी को तो रोज़गार मिल नहीं सकता है, हम स्टार्टअप के ज़रिए ही युवाओं को जोड़ें, चूँकि आप तो लगातार इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो क्या और सरकार को करना चाहिए युवाओं के लिए, और आपको क्या लग रहा है कि हम कैसे युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका जो प्रोसीजर है वो एक युवा अगर समझना चाहे, हमारा दर्शक, तो वो कैसे समझे इसको? देखिए, सरकार ने ना एक अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 30 तक 3 गुना। जी, तो जो आज इंडस्ट्री बिजनेस जो जिस स्टेज पर खड़ा है, उन्होंने एक टारगेट दे दिया
कि 2030 तक आप अपने बिजनेस को 3 गुना लेके जाओ, तभी हमारी इकोनॉमी जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच सकती है। और खासकर हम यस की बात करें, अपने प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हमारी जो पूरी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो सब यंगस्टर्स हैं और सब ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। वही ड्राइव कर रहे हैं अपनी अपनी कंपनी को, चाहे वो छोटा उद्योग है चाहे बड़ा है। तो उनके लिए इस विजन के साथ आगे चलना बहुत एनर्जेटिक है। हमारा जितना भी आज का युवा है वो इतना एनर्जेटिक है, वो कर सकता है इस मिशन को बहुत पूरा। सिर्फ सरकार का सहयोग चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। किसी तरह की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको इजी किया जाए, पेपर वर्क को कम से कम किया जाए। जहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर कई बार फाइलें अटक जाती हैं, कोई अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, चाहे वो फायर एनओसी की अप्रूवल है, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो सरकार एक एक पॉइंट पे जाकर इजी करती जाए, कंबरसम ना करे काम को। जितनी जल्दी हमारे को अप्रूवल्स मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स लगने में पानीपत इतना एग्रेसिव है कि चाइना में एक इंडस्ट्री शुरू होती है तो उसकी प्लानिंग पानीपत का इंडस्ट्रियलिस्ट पहले करके बैठ जाता है कि हमने भी ये लगानी है मशीन। पर कई बार क्लियरेंसेस नहीं मिलती हैं या अप्रूवल्स आने में टाइम लगता है, तो जिससे हम पीछे रह जाते हैं। तो सरकार अगर सपोर्ट करती रहे तो दिन दूर नहीं है, ये 2030 से पहले भी 3 गुना हो सकता है। चलिए छाबड़ा साहब, इसी पर एक मैं आप जवाब दीजिए और इसमें मैं एड ऑन अपना सवाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको लग सकता है, लेकिन ये सवाल इसलिए ज़रूरी है ताकि एक पारदर्शिता आए आप लोगों के बीच भी, जनता के बीच भी, और जो युवा इससे जुड़ना चाह रहे हैं उनके बीच भी। सरकार हर चीज़ ऑनलाइन करने पर फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को ऑनलाइन कर पाएँ ताकि सारी चीज़ें पारदर्शी हों। इस पर कुछ विरोध के सुर भी उठते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऑनलाइन करना पारदर्शी है और आप लोगों के लिए ये सहयोगी है? बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो ईजी इससे हो जाती हैं? देखिए, जब भी कोई नई व्यवस्था शुरू होती है शुरू में, तो उसमें कुछ दिक्कतें रहती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था हो, किसी भी फील्ड में हो। इस तरह से ये दिक्कतें हमारे साथ भी रही हैं, लेकिन लेटर ऑन उसका फ़ायदा ही रहता है। और मैं ऑनलाइन का पक्षधर हूँ और मुझे लगता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और उठाना चाहता हूँ, वो है हमारे यहाँ पराग जी जो एक समस्या बहुत लंबी चली जा रही है, वो है स्टेबल रॉ मटेरियल की। हम जब इंटरनेशनल लेवल पे माल बेचते हैं, किसी अपने बायर को, वॉलमार्ट को बेचते हैं, टारगेट को बेचते हैं या किसी भी बड़े कस्टमर को बेचते हैं, तो हमारे से मिनिमम वैलिडिटी ऑफ प्राइस चाहता है जो कि 6 महीने होता है। अब वो और भी ज़्यादा चाहने लग गया है। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ा रिसेशन के दौर में हैं, उनको पता है कि हम उनकी बात सुनेंगे और हम सुनते भी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बात उठाना, सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो एक स्टेबल रॉ मटेरियल पॉलिसी लाई जाए, और उसकी आज यान जो पिछले साल यान के रेट थे, आज यान के रेट उससे 1.5 गुना हो गए हैं। हम कैसे अपने कस्टमर को एक स्टेबल प्राइस दे सकते हैं? हम एक लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं। अगर हम सारा वो उसके बीच में भी डाल दें तो भी हम, क्योंकि 50% ऑफ द वैल्यू इज ओनली फॉर रॉ मटेरियल, और वो एकदम से 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा, तो उसका बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। इसी को बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया से कॉटन बहुत एक्सपोर्ट की गई है, रुई बहुत एक्सपोर्ट की गई है। ये आपको कॉटन एक्सपोर्ट करना इज नॉट बैड थिंग, मैं इसको कोई गलत नहीं देखता। लेकिन जब आपका यहाँ पे जो जिसका प्रोडक्ट बना के दे रहे हो वो उसका प्राइस 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, तो उसका मतलब आपका जो मर्चेंडाइज है, जो आपका जो तैयार माल है, उसके ऊपर असर आएगा। जब रुई जाती है तो रुई से किसी को कोई उसमें रोजगार नहीं मिलता, लेकिन जब एक प्रोडक्ट की शेप में जाता है तो उसमें बुनाई वाले को, डाई वाले को, उसके ऊपर काम करने वाले को, सबको बहुत फायदा होता है। तो मैं ये चाहूँगा, और साथ साथ जो सीड्स की क्वालिटी है हमारी, वो भी बहुत डाउन हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जो पर हेक्टर जो कॉटन होती है वो कंपैरेटिवली वर्ड बहुत कम है, उसको पे भी दोबारा काम किया जाना चाहिए। ठीक है मनीष जी, चूंकि जब आप लोग मीटिंग करते होंगे, आप कोषाध्यक्ष हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या चर्चा होती है? कोष कैसे आए? एक बार पराग जी दोबारा बताएंगे मुझे। आप जब मीटिंग करते हैं, चूंकि एक ही संस्था से जुड़े हुए सब लोग हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो क्या सोचते हैं कोष कैसे बढ़े और युवाओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ पाएं? चूंकि आप जोड़ भी रहे हैं युवाओं को, बहुत संक्षेप में चाहूँगा। आप कोष के बारे में जो ये शब्द आपने बोला, ये मेरी संस्था के लेके, मेरे शहर को लेके, मेरे व्यापार को लेके, मेरे संस्था को लेके, शायद संस्था को लेकर भी है और ये शहर से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि संस्था अगर तरक्की करेगी तो शहर भी तरक्की करेगा। मैं पहले फिर शहर की बात करूंगा कि उसी में हम सबकी तरक्की है। अगर मेरा शहर बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, तो मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे जो उसकी ग्रोथ पे हम सबकी ग्रोथ डिपेंड है। आज कंट्री में हमारा किसी टाइम में एक ऐसा होता था कि आज
फॉरेन रिजर्व सरप्लस फंड अगर हम देखें तो वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। और आज हमारा रुपया कई जगह चलने लगा है, जो करेंसी एक्सेप्टेबल हो रही है। और देश में जो वॉल्यूम मेक इन इंडिया के बैनर या डोमेस्टिक या हम एक्सपोर्ट की बात करें अदर कंट्रीज से, जो बाहर की चीज़ों पर हम डिपेंडेंट थे, कुछ निर्भरता हमारी दिन प्रतिदिन वो कम हो जा रही है। तो हम अपने देश का पैसा अपने में बचाने में लगे हैं। कमाई का स्तर हमारा बढ़ रहा है। अगर हम इसी साल की 31 जुलाई की रिटर्न भरने वाला समय को देखें तो हिंदुस्तान में 50 लाख से ऊपर नई रिटर्नें इस बार में ऐड हुई हैं। तो वो एक अच्छा इस देश के लिए एक अच्छा साइन मैं कहूँगा कि देश में आयकर करदाता इतनी संख्या में बढ़ना, कि देश में सोच में बदलाव है, टैक्स देने की तरफ आई है जनता और आमदन बढ़ी है। चलिए, आपके मुताबिक जनता जितनी जागरूक होनी चाहिए उतनी जागरूक होने की कोशिश कर भी रही है और आगे हम भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा अलग अलग शहर में जाकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या समस्याएं उस शहर की हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। अगर कुछ सुविधाएं जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं तो उनको कैसे पहुँचाया जाए। इस सत्र में हम उद्योग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उद्योग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी भी शहर में उद्योग मजबूत है तो वो शहर भी तरक्की करता है और पानीपत को तो हम उद्योग के शहर के तौर पर जानते भी हैं। तो अलग अलग सत्रों में हर क्षेत्र को हमने छूने की कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि पानीपत आखिर आज के दौर में, आज की तारीख में कहां पर खड़ा हुआ है। फिलहाल मंच पानीपत में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि शहर दर शहर जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा अलग अलग शहरों में जाकर अपने मंच और कॉन्क्लेव आयोजित करता है तो आप भी उसमें भागीदार बनिए, ताकि आपसे जुड़े मुद्दों को हम आपके सामने या फिर जनता के प्रतिनिधियों के सामने उठा पाएं। फिलहाल अभी के लिए इस मंच में मेरे साथ और मेरी टीम के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत,